जय हिंद दोस्तों, मैं भीड़ शाह रिप्लाई टाइम चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने कोरोना वायरस से जुड़े जीके के 30 क्वेश्चन के बारे में बात किया था। तभी मैंने बताया था कि मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी लाऊंगा जिसमें कोरोना वायरस से जुड़े सभी शब्दों के बारे में जानकारी होंगे। ये शब्द हैं नोसोकोमियल ट्रांसमिशन, RT-PCR टेस्ट, फेलुदा, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, इंक्लूबेशन पीरियड, आउटब्रेक, एपिडेमिक, पेंडेमिक, हर्ड ह्यूमिडिटी, कोरोनियल्स, 0% और पेशेंट 31 के बारे में। तो एक एक करके इस वीडियो में हम इन सभी शब्दों का मतलब जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नोसोकोमियल ट्रांसमिशन के बारे में। होता क्या है नोसोकोमियल ट्रांसमिशन? अगर कोई संक्रमित बीमारी किसी हॉस्पिटल से फैलती है तो उसे नोसोकोमियल ट्रांसमिशन कहते हैं। एक स्टडी में बताया गया है कि कोरोना वायरस के शुरुआती 138 मरीजों में से 41% मरीज वुहान के हॉस्पिटल में ही वायरस से संक्रमित हुए थे। मेडिकल की भाषा में इसे नोसोकोमियल ट्रांसमिशन कहते हैं, जिसका मतलब यह है कि बीमारी ने लोगों को हॉस्पिटल में ही संक्रमित कर दिया था। दूसरा है RT-PCR टेस्ट। कोरोना के लिए जो टेस्ट होता है उसे RT-PCR टेस्ट कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। तीसरा है फेलुदा। CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जाइनोमिक्स ने इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने कम लागत वाला कोरोना वायरस परीक्षण को पेश किया है, जिसका नाम सत्यजीत रॉय के जासूस चरित्र फेलुदा के नाम पे रखा गया है। क्वारंटाइन, जो कोरोना काल के समय में सबसे ज़्यादा सुना और कहा गया है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए लोगों को एक किसी खास जगह पे रखना क्वारंटाइन कहलाता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ रहा हो या किसी ऐसा जगह से आया हो जहां संक्रमण फैला हो या वो खुद संक्रमित हुआ हो, तो ऐसे लोगों को अलग रखना क्वारंटाइन कहलाता है। ऐसे नियम कम्युनिकेबल डिजीज के लिए होता है, जिसे कार्डन सैनिटायर भी कहते हैं, जिसका अर्थ है एक ही सीमा के अंदर रहने की इजाज़त। राइज ऑफ क्वारंटाइन वर्ड्स। क्वारंटाइन शब्द का जन्म कैसे हुआ? क्वारंटाइन शब्द दरअसल क्वारंटीना से आया, जो वेनिस भाषा का शब्द है। इसका अर्थ 40 दिन होता है। 1348 से 1377 के दौरान प्लेग से यूरोप की 30% आबादी मौत के मुंह में समा गई थी। इसके बाद 1377 में क्रोएशिया ने अपने यहाँ आने वाले जहाज़ों और उस पर सवार लोगों को 30 दिनों तक एक अलग द्वीप पे रहने का फरमान जारी किया। 1448 में इस क्वारंटाइन के समय को बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। जब तक ये 30 दिनों का था तब तक इसे ट्रेंटीना कहा जाता था, पर जब ये नियम 40 दिनों का हुआ तब इसे क्वारंटाइन कहा जाने लगा। क्वारंटाइन का जिक्र 7वीं शताब्दी में लिखी गई एक किताब में मिलता है, जिसे लेविटिकस ने लिखा था, जिसे बाइबलिकल बुक ऑफ लेविटिकस के नाम से जाना जाता है। सोर्सेज से ये भी पता चलता है कि क्वारंटाइन शब्द इटालियन, फ्रांस और लैटिन से लिया गया। शुरुआती क्वारंटाइन शब्द आया फ्रांस के क्वारंटाइन से। 16वीं शताब्दी में अंग्रेजों के द्वारा क्वारंटीन शब्द इटालियन क्वारंटीना से लिया गया। इटली में ये शब्द फ्रांस से आया, लेकिन अगर इसकी वास्तविक उत्पत्ति की बात किया जाए तो ये एक लैटिन शब्द क्वाड्रैगेंटा से आया, जिसका मतलब भी क्वारंटाइन होता है। पांचवा शब्द है आइसोलेशन। इस शब्द की उत्पत्ति आइलैंड से मानी जाती है, जिसका हिंदी में मतलब द्वीप होता है। दरअसल 1423 में इटली के वेनिस में बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया था। इस हॉस्पिटल को प्लेग रोगियों के लिए बनाया गया था। चूँकि ये द्वीप आइलैंड पे बना था, इसीलिए यहीं से आइसोलेशन शब्द का उदय हुआ। क्वारंटाइन और आइसोलेशन में फ़र्क क्या है? क्वारंटाइन शब्द के इस्तेमाल उसके लिए किया जाता है जिसको संक्रमण बीमारी से बचाया जाता हो, जो किसी संक्रमित के साथ रहा हो मगर संक्रमित न हुआ हो या संक्रमित होने का संदेह हो। आइसोलेशन शब्द का इस्तेमाल उसके लिए किया जाता है जो किसी बीमारी से संक्रमित हो और उसको अलग करके उसका इलाज चल रहा हो, यानी जो पॉजिटिव हो। छठवां है सोशल डिस्टेंसिंग।
लोगों के बीच न्यूनतम दूरी बनाए रखने को ही सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। फिलहाल कोरोना से बचने के लिए 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य माना जाता है। ये सबसे आसान तरीका है बीमारी को खत्म करने का। न्यूजीलैंड जैसे देश के लोग ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही अपने देश से कोरोना को समाप्त किया, क्योंकि ये बीमारी कम्युनिकेबल है जो लोगों से लोगों में फैलता है। जब फैलना बंद हो जाएगा तो ये बीमारी अपने आप समाप्त हो जाएगा। 7वां है इंक्यूबेशन पीरियड। जब वायरस शरीर में आता है तो तुरंत इसके लक्षण नहीं दिखते हैं। इन लक्षणों को दिखने में कुछ समय लगता है। कोरोना वायरस के मामले में ये समय 2 से 14 दिन का होता है। जो समय लक्षण के दिखने में लगता है उसे ही इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। इस दौरान व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाता है, मगर लक्षण न दिखने की वजह से वो काफ़ी लोगों को इन्फेक्टेड करता चला जाता है। इसलिए किसी संक्रमित आदमी का संपर्क में आने के बाद खुद पे नज़र रखना जरूरी होता है। 8वां है आउटब्रेक। जब कोई नई बीमारी का जन्म होता है जिसके लक्षण नए होते हैं तो उसे आउटब्रेक या प्रकोप कहा जाता है। इसका विस्तार छोटा होता है और ये अनकॉमन होता है। मान लो कि किसी एक क्लास के 10 से 20 बच्चों को एक साथ कोई नई बीमारी हुई तो उसे प्रकोप की श्रेणी में रखा जाता है। 9वां एपिडेमिक यानी महामारी। जब कोई बीमारी किसी एक देश में पूरी तरह से फैल जाता है तो उसे एपिडेमिक कहते हैं। कोरोना जब वुहान में था तो आउटब्रेक की श्रेणी में था, लेकिन जब वो वुहान से पूरी चाइना में फैल गया तब वो एपिडेमिक यानी महामारी का रूप ले लिया, तब उसे महामारी की श्रेणी में रखने लगे। 10वां है पेंडेमिक यानी सर्वव्यापी महामारी। जब कोई बीमारी प्रकोप बन के महामारी का रूप ले लेती है और नियंत्रण से बाहर जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक देश से दूसरे देश में फैलने लगती है, तब इसे सर्वव्यापी महामारी कहते हैं। जब कोई बीमारी सर्वव्यापी स्तर पे फैल जाती है तो ये कहना मुश्किल हो जाता है कि कब और कैसे समाप्त होगी। 11वां है हर्ड ह्यूमिडिटी। हर्ड शब्द का मतलब होता है झुंड। जब लोगों का एक बड़ा झुंड किसी संक्रमण बीमारी से इम्यून हो जाते हैं यानी उस रोग का प्रतिरोधक हो जाते हैं तो उसे हर्ड ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ये शब्द संक्रमण बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोरोना वायरस के लिए ये भी कहा जा रहा है कि अगर काफ़ी लोग इसके चपेट में आकर ठीक हो गए तो फिर यह वायरस उसके आगे नहीं फैलेगा। इस तरह इम्यून हो चुके लोग यानी कि जो अपनी शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर अपने आप को ठीक कर लिए, उनके पास अगर कोई कमज़ोर ह्यूमिडिटी वाला लोग भी होंगे तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे में वायरस इनके पास नहीं पहुंच पाएगा। स्पेन में होने वाला स्पेनिश फ्लू का कोई वैक्सीन नहीं आया था। वहाँ के लोगों ने अपने इम्यूनिटी को बढ़ाकर स्पेनिश फ्लू को मात दिया था। 12वां है कोरोनियल्स। ये सोशल मीडिया का दिया हुआ शब्द है, साइंस से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। दरअसल सभी देश के सरकारों ने इस कोरोना काल के दौरान अपने अपने एम्प्लॉय को छुट्टी दे रखा है, तो इस दौरान काफ़ी एम्प्लॉय एक दूसरे के पार्टनर भी होंगे। इन दौरान वो घर में रहेंगे। उनका जो बच्चा होगा कोरोना काल के बाद उन्हें कोरोनियल्स के नाम से जाना जाएगा। 13वां है जीरो पेशेंट। जीरो पेशेंट का मतलब अगर कोई बीमारी जिस व्यक्ति को सर्वप्रथम अपने चपेट में लेती है तो उस व्यक्ति को जीरो पेशेंट के नाम से जाना जाता है। जैसे कोरोना वायरस सबसे पहले चीन में एक औरत वेंग गुजियान को हुआ था, इसलिए वेंग गुजियान कोरोना के मामले में जीरो पेशेंट है। वह है पेशेंट 31। ये सब साउथ कोरिया से आया। साउथ कोरिया में एक 61 साल की पेशेंट थी जिसका बेड नंबर 31 यानी 31 था। डॉक्टर ने उसे सेल्फ आइसोलेटेड होने को कहा था, मगर वो हॉस्पिटल से निकलकर चर्च चली गई। अपने पूरे यात्रा के दौरान उस एक पेशेंट ने कुल 160 और लोगों को संक्रमित किया, जिससे कोरिया में हालात और ज़्यादा खराब हो गए। इसीलिए
वहाँ हालात खराब होने का सारा ठिकरा इसी 31वें पेशेंट के सर फूटा। इसीलिए ये टर्म पेशेंट 31 नाम का जो ये टर्म है उसी के लिए इस्तेमाल होता है, जो इन्फेक्टेड होने के बावजूद कई लोगों को इन्फेक्टेड कर देता है। तो दोस्तों वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि कोरोना से जुड़े जीके की इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंचे। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।